बात हो रही है विद्यार्थी पूर्व अनुभव के आधार पर ही ज्ञान का निर्माण करता है, तो बी यहाँ पर सही हो जाएगा। तो बी वाले सभी लोग सही हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा जा रहा है निम्न में से कौन सा प्रश्न हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल यानी हॉट्स को सर्वाधिक बढ़ावा देता है। विच क्वेश्चन बेस्ट प्रमोट हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स हॉट्स। ए कह रहा सिंधु घाटी सभ्यता कब विकसित हुई, व्हेन डिड द इंडस वैली सिविलाइजेशन डेवलप। बी कह रहा संविधान सभा के सदस्यों की संख्या बताइए। स्टेट द नंबर ऑफ मेंबर्स इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। सी कह रहा औद्योगिक क्रांति के समय प्रभावों को विश्लेषण कीजिए। एनालाइज द सोशल इंपैक्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। और डी कह रहा है भारत की राजधानी क्या है, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। तो आपको इनमें से ऐसा ऑप्शन चूज करना है जो यहां पर आपको हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स की बात करता हो। बेस्ट प्रमोट हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स। तो जब बात आती है हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल यानी उच्च स्तरीय आपका चिंतन कौशल की बात यहां पर हो रही है। उच्च स्तरीय चिंतन कौशल की ओर ये आपको उसके बारे में बात करता है। क्या आप सभी तक आवाज एकदम प्रॉपर आ रही है, एक बार कंफर्म करेंगे। क्लास एकदम प्रॉपर यहाँ पर चल रही है। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो आप यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं, या किसी को कोई प्रॉब्लम है एक बार बता देंगे। तो ए कह रहा सिंधु घाटी सभ्यता कब विकसित हुई। तो ये आपका तथ्य से जुड़ा हुआ प्रश्न हो जाता है। तो जब तथ्य से जुड़ा हो जाएगा तो ये वैसे ही यहां से बाहर हो जाएगा। तो तथ्यात्मक आपको यह विवरण दे रहा है, तथ्यात्मक विवरण देता तो ये बाहर हो जाएगा। बी कह रहा संविधान सभा के सदस्यों की संख्या बताइए। फिर से ये भी आपको तथ्य की बात कर रहा है। जिनका आपका उत्तर पूर्व निर्धारित होगा वह आपका तथ्य से जुड़ा हुआ नहीं होगा। पूर्व निर्धारित जो आपको चीजें देखने को मिलती हैं वह कभी भी उच्च स्तरीय कौशल की ओर नहीं ले जाती हैं। तो यह भी रॉन्ग हो जाएगा, ए भी रॉन्ग हो जाएगा, बी भी रॉन्ग हो जाएगा। सी कह रहा औद्योगिक क्रांति के समय प्रभावों का विश्लेषण कीजिए। बिल्कुल यह बात एकदम यहाँ पर सही कही जा रही है, क्योंकि यह कहीं ना कहीं आपको हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स को प्रमोट करता है। क्योंकि यहां पर आपको रचनात्मक तरीके से सोचने का कौशल आप विकसित करते हैं। रचनात्मक सोच को यहां पर विकसित किया जाता है और यह कहीं ना कहीं आपको रटने से आगे ले जाता है, रटने से आगे आपको लेकर जाता है। तो पूछा गया है कौन सा आपका हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स यहां पर हो सकता है, तो सी इसका सही उत्तर यहां पर हो जाएगा। सी वाले सभी लोग सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 आ चुका है। कहा जा रहा है सामाजिक विज्ञान में इंक्वायरी मेथड का प्रमुख उद्देश्य क्या है। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंक्वायरी मेथड इन सोशल साइंस, बताएंगे। तथ्यों का त्वरित संप्रेषण, क्विक ट्रांसमिशन ऑफ फैक्ट्स, प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति विकसित करना, डेवलपिंग क्वेश्चनिंग एटीट्यूड, पाठ्यपुस्तक आधारित अधिगम, टेक्स्ट बुक बेस्ड लर्निंग, डी कह रहा परीक्षा उन्मुख तैयारी, एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन। बताएंगे क्या यहां पर सही हो जाएगा। तो जो भी साथी सेशन में नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, और टेलीग्राम चैनल से अगर अभी तक भी आप नहीं जुड़े हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया। इस क्लास की पीडीएफ आपको वहां पर देखने को मिल जाएगी। तो सामाजिक विज्ञान में इंक्वायरी मेथड यानी पूछताछ पद्धति, आप जिसे बोलते हैं पूछताछ पद्धति जिसे यहाँ पर कहा जाता है, तो इसे आप इसका मुख्य उद्देश्य यहाँ पर
क्या होता है। तो इसमें आप वास्तविक जीवन से, वास्तविक वास्तविक यहां पर जीवन के अनुभव के माध्यम से, वास्तविक जीवन के अनुभवों के माध्यम से आप किसी चीज के बारे में यहां पर पता लगा सकते हैं, पता लगा सकते हैं। और साथ ही सक्रिय रूप से किसी प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं, सक्रिय रूप से यहां पर किसी प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। तो ए कह रहा है तथ्यों का त्वरित संप्रेषण, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। बी कह रहा है प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति विकसित करना, डेवलपिंग क्वेश्चनिंग एटीट्यूड, तो बी कहीं ना कहीं इसका सही तरीके से डिफाइन कर रहा है, तो बी इसका सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। ना ही टेक्स्ट बुक बेस्ड लर्निंग, नहीं एग्जाम ओरिएंटेड यहाँ पर बात हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति विकसित करना, तो बी इसका सही उत्तर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 आ चुका है। कहा जा रहा है एक एसएसटी शिक्षक विद्यार्थियों को अलग अलग स्रोतों से समाचार विश्लेषण करवाता है, यह किस कौशल को विकसित करता है। एन एसएसटी टीचर आस्क स्टूडेंट टू एनालाइज न्यूज फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, दिस डेवलप विच स्किल। ए कह रहा है स्मृति कौशल मेमोरी स्किल, बी कह रहा है आलोचनात्मक चिंतन क्रिटिकल थिंकिंग, सी कह रहा है अनुकरण क्षमता इमिटेशन एबिलिटी, डी कह रहा है लिखित अभिव्यक्ति रिटन एक्सप्रेशन। बताएंगे। तो एक एसएसटी शिक्षक है जो विद्यार्थियों को अलग अलग स्रोतों से समाचार विश्लेषण यहाँ पर करवाता है, ये किस कौशल को विकसित करेगा। क्या स्मृति कौशल को विकसित करेगा, मेमोरी स्किल को? जी नहीं। क्या ये अनुकरण क्षमता को विकसित करता है? जी नहीं। ना ही ये लिखित अभिव्यक्ति को व्यक्त करता है। तो यहाँ पर बात हो रही आलोचनात्मक चिंतन की, यानी जो बच्चा है वह अनेक समाचार पत्र माध्यम के द्वारा यहाँ पर उसका विश्लेषण करने की बात कर रहा है, विश्लेषण यहाँ पर करवा रहा है। और स्वयं द्वारा तर्कसंगत यहाँ पर तर्कसंगत निर्णय की ओर बढ़ रहा है, तर्कसंगत निर्णय की ओर यहाँ पर बढ़ रहा है, बढ़ना भी आप इसे कह सकते हैं। तो बी यहाँ पर सही हो जाएगा। 5th का ए आ चुका है, अजय जी ए नहीं होगा, बी होगा। क्वेश्चन को एक बार फिर से आप यहाँ पर पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का आपका बी सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 6 आ चुका है। स्पाइरल करिकुलम का अर्थ है, स्पाइरल करिकुलम मींस, ए कह रहा है विषय पर एक बार पढ़ाया जाता है, बी कह रहा है सरल से कठिन की ओर क्रम, सी कह रहा है केवल परीक्षा से पहले पुनरावृत्ति, डी कह रहा है अध्याय को छोड़ना। बताएंगे क्या यहाँ पर सही हो जाता है। सिक्स्थ का बी आ चुका है। तो यहाँ पर बात हो रही है स्पाइरल करिकुलम की, तो बी आना स्टार्ट हो गया है। बाकी लोग भी अपना अपना उत्तर करेंगे। और जो भी साथी सेशन में नए जुड़े हैं आप सभी को बताते हैं रोजाना शाम 7 बजे अब आप क्लास में जुड़ सकते हैं। 7 PM मंडे टू सैटरडे रेगुलर सेशन यहाँ पर रहेगा। रोजाना शाम 7 बजे आप जुड़ना नहीं भूलेंगे। तो 7 PM रोजाना मंडे टू सैटरडे आपका सेशन अब रहने वाला है।
तो स्पाइरल करिकुलम आपका क्या दर्शाता, तो ये दर्शाता है सरल से कठिन की ओर का क्रम, यानी प्रोग्रेशन फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ से लेकर और बढ़ती हुई दिशा में आपका स्पाइरल करिकुलम दर्शाता है। तो बी इसका सही उत्तर यहाँ पर हो जाता है। बिल्कुल बी आपने सही उत्तर यहाँ पर किया है। क्वेश्चन नंबर 7, सामाजिक विज्ञान में मैप वर्क का शैक्षिक महत्व क्या है? व्हाट इज द एजुकेशनल सिग्निफिकेंस ऑफ मैप वर्क इन सोशल साइंस? ए कह रहा है याददाश्त बढ़ाना, एनहांसिंग मेमोराइजेशन। बी कह रहा है स्थानिक सोच का विकास, डेवलपिंग स्पेचुअल थिंकिंग। सी कह रहा है लेखन गति बढ़ाना, इंक्रीजिंग राइटिंग स्पीड। डी कह रहा है केवल अंक प्राप्त करना, ओनली स्कोरिंग मार्क्स। बताएंगे जी। बिल्कुल 6 का यहाँ पर बी सही हो जाता है। जो भी साथी सेशन में नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब यहाँ पर जरूर कर लेंगे। तो बात कर लेते सामाजिक विज्ञान में मैप वर्क का शैक्षिक महत्व क्या है। तो जब बात आती है आपके मैप वर्क की, तो मैप वर्क आपको कहीं ना कहीं ये छात्रों को यहाँ पर दूरी का ज्ञान करवाता है, साथ ही यहाँ पर दिशा का ज्ञान यह करवाता है, और साथ ही ये स्थान का भी ज्ञान ये आपको कराता है, और साथ ही स्थिति को भी ये यहाँ पर दर्शाता है। जैसे कि आप लोग देखते हैं नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, ये आपको स्थिति के बारे में यहाँ पर एक रूपरेखा देता है। तो ए कह रहा है याददाश्त बढ़ाना, ये अपना आप में यहाँ पे भार हो जाएगा। बी कह रहा है स्थानिक सोच का विकास, जैसे कि मैंने आपको बताया स्थान से संबंधित आपको आप मैप बोल सकते हैं या फिर नक्शा बोल सकते हैं, तो ये आपको स्थानिक सोच का विकास यहाँ पर बिल्कुल करेगा। तो बी यहाँ पर सही हो जाता। बाकी भी देखते हैं लेखन गति बढ़ाना, तो लेखन से मैप का कोई लेना देना नहीं होता है, और केवल अंक प्राप्त करना ये भी रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पर बात हो रही है बी की, यानी स्थानिक सोच को विकसित करना। तो 7 का बी हो जाएगा। बिल्कुल आप सभी लोगों ने बी ऑप्शन एकदम करेक्ट उत्तर यहाँ पर दिया है। क्वेश्चन नंबर 8 आ चुका है। कहा जा रहा है लोकतांत्रिक मूल्यों के विकास हेतु सबसे उपयुक्त कक्षा गतिविधि कौन सी है? विच क्लासरूम एक्टिविटी इज मोस्ट सुटेबल फॉर डेवलपिंग डेमोक्रेटिक वैल्यूज? ए कह रहा है शिक्षक व्याख्यान, टीचर लेक्चर। बी कह रहा है समूह चर्चा एवं वाद विवाद, ग्रुप डिस्कशन एंड डिबेट। सी कह रहा नोट्स लिखवाना, नोट टेकिंग। डी कह रहा वस्तुनिष्ठ प्रश्न अभ्यास, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रैक्टिस। बताएंगे क्या इसका सही उत्तर हो जाता है? तो जब बात आती है लोकतांत्रिक मूल्यों के विकास हेतु सबसे उपयुक्त गतिविधि आपकी कौन सी होती है, तो आपको ऑप्शंस का सहारा लेकर इस क्वेश्चन को बेहद ही आसानी से उत्तर कर सकते हैं। तो टीचर लेक्चर के द्वारा आप किस प्रकार सबसे उपयुक्त गतिविधि मान सकते हैं? तो ये तो भार हो जाएगा, क्योंकि केवल टीचर के द्वारा लेक्चर से आप इसे सबसे उपयुक्त नहीं मान सकते, तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा। बी कह रहा समूह चर्चा एवं वाद विवाद। बिल्कुल यहां पर जब आप संवाद के माध्यम से कक्षा में गतिविधि करेंगे, संवाद आधारित गतिविधि जब कक्षा के अंदर होगी, संवाद आधारित यहाँ पर गतिविधि आपको देखने को मिलेगी, तो कहीं ना कहीं आपको आपके अंदर डेमोक्रेटिक वैल्यूज यहाँ पर डेवलप होंगी। तो जब संवाद आधारित गतिविधि आपके अंदर डेवलप होंगी, तो आपके अंदर यहां पर वाद विवाद देखने को मिलेगा, वाद विवाद की भावना उत्पन्न होगी। साथ ही समूह चर्चा की ओर आप बढ़ेंगे, समूह चर्चा की ओर आप बढ़ेंगे। तो पूछा है आपसे गया है कि क्लासरूम एक्टिविटीज मोस्ट सुटेबल फॉर डेवलपिंग डेमोक्रेटिक वैल्यू। तो टीचर लेक्चर तो वैसे ही बाहर हो जाएगा, ना ही नोट टेकिंग से आप इसे कर सकते हैं, ना ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रैक्टिस से। यहाँ पर बात हो रही है समूह चर्चा एवं वाद विवाद की। जैसे मैंने आपको बताया, तो संवाद आधारित आपकी गतिविधि जब होगी, तो आपको वाद विवाद और समूह चर्चा के माध्यम से ही यहाँ से करने का प्रयास करना होगा। तो बी यानी समूह चर्चा वाद विवाद के माध्यम से आप सबसे उपयुक्त इस गतिविधि को मान सकते हैं। तो बी यहाँ पर सही हो जाएगा। 7 8 का बी होगा, डी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 9,
सामाजिक विज्ञान में सोर्स बेस्ड क्वेश्चन का उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ सोर्स बेस्ड क्वेश्चन इन सोशल साइंस? केवल तथ्य जांच, ओनली फैक्ट चेकिंग। बी कह रहा है ऐतिहासिक व्याख्या कौशल, हिस्टोरिकल इंटरप्रिटेशन स्किल्स। सी कह रहा है लेखन अभ्यास, राइटिंग प्रैक्टिस। डी कह रहा है समय बचाना, सेविंग टाइम। बताएंगे क्या यहाँ पर सही हो जाता है। तो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल, स्वागत करते हैं आप सभी का आज के इस सेशन में। तो काफी समय बाद आपको सेशन देखने को मिल रहा है। तो काफी टाइम से चैनल पर क्लासेस नहीं हो पा रही थी। तो जो भी साथी सेशन में नए जुड़े हैं आप सभी को मैं बता दूं, रोजाना शाम 7 बजे अब से आपकी रोजाना रेगुलर क्लास रहने वाली है। मंडे टू सैटरडे आपकी रोजाना क्लास यहाँ पर रहेगी। तो अब से आप लोग रोजाना शाम 7 बजे सेशन में जुड़ना नहीं भूलेंगे। तो बी आ चुका है। तो जब बात आती है सामाजिक विज्ञान में सोर्स बेस्ड क्वेश्चन की, तो इसका उद्देश्य आपसे पूछा गया। तो जहां बात आती है सोर्स बेस्ड क्वेश्चन की, तो वहां पर आपको कहीं ना कहीं आपकी आलोचनात्मक सोच को, आलोचनात्मक यहाँ पर आपकी जो सोच है तथा आपकी विश्लेषणात्मक कौशल को विकसित किया जाता है। विश्लेषणात्मक कौशल को यहाँ पर आपके कौशल को यहाँ पर विकसित करने की बात की जाती है। तो एक कह रहा है केवल तथ्य जांच, जी नहीं। लेखन अभ्यास भी नहीं, समय बचाना भी नहीं। यहाँ पर बात हो रही है ऐतिहासिक व्याख्या कौशल। जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर आपको आलोचनात्मक सोच तथा विश्लेषणात्मक कौशल की ओर यहाँ पर ध्यान दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं ऐतिहासिक व्याख्या कौशल इसका सही उत्तर यहाँ पर हो जाता है। हिस्टोरिकल इंटरप्रिटेशन स्किल, बिल्कुल बी वाले सभी लोग यहाँ पर सही हो जाते हैं। तो लाइक शेयर आप सभी लोग यहाँ पर कर देंगे, और जो भी साथी सेशन में नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब यहाँ पर जरूर कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 आ चुका है। यदि विद्यार्थी किसी ऐतिहासिक घटना को वर्तमान से जोड़कर समझता है तो वह किस प्रकार का अधिगम है? इफ अ लर्नर कनेक्ट्स अ हिस्टोरिकल इवेंट विद प्रेजेंट टाइम्स, इट इज विच टाइप ऑफ लर्निंग? ए कह रहा है यांत्रिक अधिगम, मैकेनिकल लर्निंग। बी कह रहा है अर्थपूर्ण अधिगम, मीनिंगफुल लर्निंग। सी कह रहा है सहयोगात्मक अधिगम, इंसिडेंटल लर्निंग। डी कह रहा है स्मृति आधारित अधिगम, मेमोरी बेस्ड लर्निंग। बताएंगे क्वेश्चन नंबर 10 का सही उत्तर क्या होगा? तो यदि विद्यार्थी किसी ऐतिहासिक घटना को वर्तमान से जोड़कर समझता है, तो जब बात हो रही है वर्तमान से जोड़कर, कहीं ना कहीं वह सक्रिय रूप से ज्ञान को निर्माण कर रहा है। सक्रिय रूप से ज्ञान का यहाँ पर निर्माण कर रहा है। ज्ञान का निर्माण यहाँ पर कर रहा है, और जब ज्ञान का वह निर्माण करेगा कहीं ना कहीं वह मीनिंगफुल लर्निंग की ओर जाएगा। मीनिंगफुल लर्निंग की ओर वह जाएगा, मीनिंगफुल लर्निंग की ओर बढ़ेगा, कहीं ना कहीं अर्थपूर्ण अधिगम की ओर वह जाएगा। अर्थपूर्ण अधिगम की ओर वह जाएगा। 10 का बी आ चुका है। तो आपसे पूछा गया यदि विद्यार्थी किसी ऐतिहासिक घटना को वर्तमान से जोड़कर समझता है तो किस प्रकार का अधिगम? तो ये आपका अर्थपूर्ण अधिगम यहाँ पर हो जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया, तो ऐतिहासिक घटना को वर्तमान से जब वह जोड़ता है कहीं ना कहीं सक्रिय रूप से अपने ज्ञान का निर्माण यहाँ पर कर रहा है। तो बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो बी वाले सभी लोग सही हो जाएंगे। बिल्कुल आप लोगों ने शानदार उत्तर यहाँ पर किया है। क्वेश्चन नंबर 11 आप सभी की स्क्रीन पर। सामाजिक विज्ञान में फॉर्मेटिव असेसमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट इन सोशल साइंस? ए कह रहा है ग्रेड देना, गिविंग ग्रेड्स। बी कह रहा है अधिगम प्रक्रिया में सुधार, इंप्रूविंग लर्निंग प्रोसेस। सी कह रहा है छात्रों की तुलना, कंपेयरिंग स्टूडेंट्स। डी कह रहा है अंतिम मूल्यांकन, फाइनल इवेल्यूएशन। बताएंगे क्या इसका सही उत्तर यहां पर हो जाता है?
तो लाइक शेयर आप सभी लोग कर देंगे, और जो भी साथी सेशन में नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब यहाँ पर कर लेंगे। तो बात कर लेते हैं गिविंग ग्रेड्स, यानी ग्रेड देना। तो ये आपका योग्यात्मक मूल्यांकन हो जाता है, योग्यात्मक मूल्यांकन हो जाएगा, योग्यात्मक हो जाएगा तो ये बाहर हो जाएगा। बी कह रहा अधिगम प्रक्रिया में सुधार, तो ये कहीं ना कहीं आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट में आ जाता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट का आपका ये हो जाएगा, जिसमें आपकी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार की बात कही गई है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार की बात यहां पर कही गई है। सी कह रहा है छात्रों की तुलना, तो तुलना आपका यह एक मानव संदर्भित मूल्यांकन है, ना कि फॉर्मेटिव। मानक संदर्भित आपका हो जाएगा। डी कह रहा है अंतिम इवैल्यूएशन, तो ये आपका समेटिव असेसमेंट, जैसे कि आप सब लोग इसे जानते हैं, समेटिव असेसमेंट की ओर ये आपको ले जाता है। तो यहां पर बात हो रही है गिविंग इंप्रूविंग लर्निंग प्रोसेस। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या है? अधिगम प्रक्रिया में सुधार करना। तो बी यहां पर सही हो जाता है। इस क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, जहां से अगर आप इसकी फ्री पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन सा एक्सपीरियंशियल लर्निंग का सर्वोत्तम उदाहरण है? विच इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ एक्सपीरियंशियल लर्निंग? पुस्तक से पढ़ना, रीडिंग फ्रॉम बुक, ऐतिहासिक स्थल भ्रमण, विजिट टू हिस्टोरिकल साइट। सी कह रहा प्रश्न उत्तर अभ्यास, क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस। डी कह रहा नोट्स रटाना, रोट लर्निंग नोट्स। बताएंगे। बिल्कुल 11 का बी हो जाएगा। आप सभी ने एकदम शानदार उत्तर यहां पर किया है। तो बात कर लेते हैं एक्सपीरियंशियल लर्निंग, यानी अनुभवात्मक शिक्षण की। अनुभवात्मक शिक्षण की। तो अनुभवात्मक शिक्षण आपको किस प्रकार से देखने को मिलता है? तो ये आपको अनुभव के माध्यम से देखने को मिलता है। अनुभव के माध्यम से आप इसके अंदर चीजों को सीखते हैं। अनुभव के माध्यम से आपकी सीखने की प्रक्रिया ये हो जाती है। तो क्वेश्चन में ही इसका आंसर आपको देखने को मिल जाता है। अगर आपने क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा है तो आप इसका उत्तर यहाँ पर बेहद ही आसानी से दे पाएंगे। तो क्या आप पुस्तक से पढ़कर अनुभव ले सकते हैं? जी नहीं। यहाँ केवल आप या तो पढ़ने का काम करेंगे या फिर अब रटने का काम करेंगे, तो वैसे ही बार हो जाती है। बी सी कह रहा है प्रश्न उत्तर अभ्यास, तो इससे भी आप एक्सपीरियंस नहीं ले पाएंगे और ना ही नोट्स रटाने से। तो जब आप ऐतिहासिक स्थल का भ्रमण करेंगे, विजिट टू हिस्टोरिकल साइट, तो आप अपने अनुभव साझा करेंगे, यानी खुद से अनुभव उस चीज को जब तक आप नहीं करते हैं तो आपको उस चीज का प्रॉपर नॉलेज नहीं हो पाती। तो बी यहाँ पर सही हो जाता है। बिल्कुल बी वाले सभी लोग सही हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, कहा जा रहा सामाजिक विज्ञान में मल्टीपल पर्सपेक्टिव पढ़ाने का प्रमुख लाभ क्या है? व्हाट इज द मेन बेनिफिट ऑफ टीचिंग मल्टीपल पर्सपेक्टिव? ए कह रहा भ्रम बढ़ता है, कंफ्यूजन इंक्रीजेस। बी कह रहा एक दृष्टिकोण मजबूत होता है, वन व्यू पॉइंट बिकम स्ट्रॉन्ग। सी कह रहा है सहिष्णुता एवं आलोचनात्मक सोच विकसित होती है, टॉलरेंस एंड क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप। डी कह रहा पाठ्यक्रम छोटा होता है, करिकुलम बिकम शॉर्टर। बताएंगे क्या यहाँ पर सही हो जाता है? और ये सारे आपके टॉप 30 क्वेश्चन हैं। आप कोई भी क्वेश्चन यहाँ पर स्किप नहीं करेंगे। ये आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप एक भी क्वेश्चन को यहाँ पर स्किप नहीं करेंगे। अगर आप कोई भी क्वेश्चन स्किप कर सकते हैं तो आप पेपर में अपने मार्क्स का लॉस यहाँ पर कर सकते हैं। तो सामाजिक विज्ञान में मल्टीपल पर्सपेक्टिव पढ़ाने का प्रमुख लाभ क्या होता? तो क्या भ्रम बढ़ता है? जी नहीं। तो इसमें भ्रम नहीं बढ़ेगा, आपको अपने अंदर अपनी आलोचनात्मक सोच तथा कौशल को विकसित करने में सहायता मिलेगी।
साथ ही आपको विभिन्न तरह की संस्कृतियों का ज्ञान होगा, यहाँ पर आपकी समझ बढ़ेगी। तो मल्टीपल पर्सपेक्टिव का सबसे मुख्य उद्देश्य क्या होता है, आपकी समझ बढ़ेगी, समझ बढ़ना इसका एक एग्जाम्पल हो जाता है। साथ ही आपको विभिन्न विभिन्न संस्कृतियों का यहाँ पर ज्ञान होगा, विभिन्न संस्कृतियों का यहाँ पर ज्ञान होगा, संस्कृतियों का यहाँ पर ज्ञान देखने को मिलेगा। तो 13 का सी आ चुका है। तो बी कह रहा है एक दृष्टिकोण मजबूत होता है। तो आपको किसी दृष्टिकोण को मजबूत नहीं करना है, बात हो रही है मल्टीपल पर्सपेक्टिव। तो जब मल्टीपल की बात आ जाती है वहां पर आपको बहुमुखी, जैसे कि आप लोग जानते हैं बहुमुखी विकास आप लोगों ने पढ़ा है, तो इसी प्रकार से आपको हर चीज का यहाँ पर ज्ञान देखने को मिलता है और आप अपनी सोच को यहाँ पर डेवलप कर पाते हैं तथा अनेक दृष्टिकोण को आप यहाँ पर शामिल कर पाते हैं। तो पाठ्यक्रम छोटा नहीं होता है। तो सी कह रहा सहिष्णुता एवं आलोचनात्मक सोच विकसित होते, टॉलरेंस एंड क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप। बिल्कुल सी ऑप्शन, अजय जी ने सी ऑप्शन एकदम शानदार उत्तर यहाँ पर दिया है इस क्वेश्चन का। सबसे पहले सी ऑप्शन अजय जी का यहाँ पर आया है, बिल्कुल आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं हम। तो सी इसका सही उत्तर हो जाता है। तो जो भी साथी सेशन में जुड़े, मैं आप सभी को बता दूं रोजाना शाम 7 बजे अब आपका लाइव सेशन यहाँ पर रहेगा। लाइव सेशन मंडे टू सैटरडे आपका लाइव सेशन यहाँ पर रहेगा। तो रोजाना शाम 7 बजे आप सेशन में जुड़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कहा जा रहा है एसएसटी कक्षा में विविध पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों हेतु शिक्षक को क्या करना चाहिए। What should a teacher do for student from diverse background in SST? ये कह रहा सभी को एक सा पढ़ाना, टीच एवरीवन द सेम वे। बी कह रहा केवल मेधावी छात्रों को पर ध्यान, फोकस ओनली मेरिशियस स्टूडेंट्स। सी कह रहा समावेशी शिक्षण रणनीति अपनाना, अडॉप्ट इंक्लूसिव टीचिंग स्ट्रेटेजीज। डी कह रहा पाठ्यक्रम कम कर देना, रिड्यूस सिलेबस। क्या इसका सही उत्तर हो जाता है। तो सभी को एक सा पढ़ाना, तो ये आपका कहीं ना कहीं प्रभावशाली नहीं दिखता है, क्योंकि ये आपका व्यक्तिगत जो आपकी विविधताएं होती हैं और साथ ही जो सीखने की आपकी विभिन्न प्रकार की शैलियां देखने को मिलती हैं, ये इसको यहाँ पर कहीं ना कहीं अनदेखा कर रही हैं। बी कह रहा केवल मेधावी छात्रों पर ध्यान केंद्रित करना, तो ये आपका समावेशी शिक्षा के यहाँ पर विरोध को दर्शाता है। तो विरोध को दर्शाएगा तो वैसे ही बाहर हो जाएगा। और डी कह रहा पाठ्यक्रम कम कर देना, तो कहीं ना कहीं वे उनकी क्षमता को यहाँ पर रोक देता है, क्षमता को यहाँ पर रोकने का कार्य करेगा। और जब रोकने का कार्य करेगा तो अपना आप भी रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पर बात हो रही है समावेशी शिक्षण रणनीतियां अपनाना, यानी अडॉप्ट इंक्लूसिव टीचिंग स्ट्रेटेजीज। बिल्कुल यहाँ पर सही उत्तर हो जाता है, क्योंकि ये आपको एक सकारात्मक वातावरण यहाँ पर प्रदान करता है, सकारात्मक वातावरण यहाँ पर प्रदान करता है। तो बी सी यहाँ पर सही इसका उत्तर हो जाता है। बिल्कुल सी वाले सभी लोग सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 कहा जा रहा सामाजिक विज्ञान में केस स्टडी मेथड किसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। केस स्टडी मेथड इन सोशल साइंस इज मोस्ट सुटेबल फॉर। ए कह रहा तिथियां याद कराने, मेमोराइजिंग डेट्स। बी कह रहा सामाजिक समस्याओं के विश्लेषण, एनालाइजिंग सोशल इश्यूज। सी कह रहा परिभाषा रटाने, रोड लर्निंग डेफिनेशंस। और डी कह रहा मानचित्र अभ्यास, मैप प्रैक्टिस। बताएंगे जी। बिल्कुल 14 का यहाँ पर सी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर आप लोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 तो जब बात आती है केस स्टडी की, तो केस स्टडी की जब हम बात करते हैं तो केस स्टडी किस चीज से जुड़ी होती है, तो ये आपके समस्या या फिर इसके जो संदर्भ है, समस्या या फिर इसके संदर्भ से संबंधित यहाँ पर हो जाती है। और साथ में इसमें आपको विस्तृत चर्चा भी देखने को मिलती है, विस्तृत चर्चा यहाँ पर देखने को मिलती है। और ये आपको वास्तविक दुनिया से कनेक्ट करती है, वास्तविक दुनिया से यहाँ पर आप कनेक्ट होते हैं, यानी रियल लाइफ एक्सपीरियंस आप लेते हैं, रियल लाइफ एक्सपीरियंस की ओर आप इसमें बढ़ते हैं। केस स्टडी अपने आप में ही रियल लाइफ एग्जाम्पल से जुड़ी हुई है, तो आप इसका आंसर आसानी से यहाँ पर
दे पाएंगे। तो जब आप रियल लाइफ से जुड़ेंगे तो आप कहीं ना कहीं रियल लाइफ प्रॉब्लम से भी जूझेंगे। तो क्या यहाँ पर आप तिथि याद करेंगे? जी नहीं। क्या परिभाषा रटेंगे? जी नहीं। ना ही मानचित्र का अभ्यास करेंगे। तो यहाँ पर आप सामाजिक समस्याओं के विश्लेषण से जुड़ाव करेंगे, यानी एनालाइजिंग सोशल इशू। तो बी यहाँ पर सही हो जाता है। तो बी इसका सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। बिल्कुल अजय जी ने इसका सही उत्तर यहाँ पर दिया है। क्वेश्चन नंबर 16। तो नागरिकता शिक्षा यानी सिविक्स पेडागोजी का प्रमुख उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सिटीजनशिप एजुकेशन? ए कह रहा कानून याद कराना, मेमोराइजिंग लॉज। बी कह रहा उत्तरदायी नागरिक बनाना, क्रिएटिंग रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स। सी कह रहा परीक्षा पास कराना, हेल्पिंग पास एग्जाम। और डी कह रहा सरकारी योजनाएं बताना, एक्सप्लेनिंग गवर्नमेंट स्कीम। तो उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन का उत्तर आप यहाँ पर आसानी से कर पाएंगे, क्योंकि ऑप्शन एलिमिनेशन अगर आप जानते हैं तो ऑप्शन एलिमिनेशन का सार लेकर यहाँ पर आप आसानी से क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो सिविक्स पेडागोजी का प्रमुख उद्देश्य यहाँ पर क्या होता है? तो कानून को याद कराना, जी नहीं। ना ही परीक्षा पास कराना, ना ही सरकारी योजनाएं यहाँ पर बताना। तो जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो सिविक्स आपका सबसे मेनली किस पर फोकस करती है? तो वह यहाँ पर नागरिक को उत्तरदायी बनाने का कार्य वह करती है। नागरिकों को यहाँ पर उत्तरदायी बनाना, जैसे हमारे संविधान के अंदर भी बताया गया है। तो बी यानी नागरिकों को उत्तरदायी बनाना, क्रिएटिंग रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स। तो बी यहाँ पर सही हो जाएगा। बिल्कुल 16 का यहाँ पर बी हो जाता है। बिल्कुल आप सभी ने शानदार उत्तर यहाँ पर इस क्वेश्चन का किया है। क्वेश्चन नंबर 17। तो कहा जा रहा सामाजिक विज्ञान में डिबेट मेथड का मुख्य सीमित पक्ष क्या है? व्हाट इज द मेन लिमिटेशन ऑफ द डिबेट मेथड? ए कह रहा समय की अधिक खपत, टाइम कंज्यूमिंग। बी कह रहा सभी छात्र सक्रिय नहीं होते, ऑल स्टूडेंट मे नॉट पार्टिसिपेट। सी कह रहा तथ्य गलत हो सकते हैं, फैक्ट में भी इनकरेक्ट। और डी कह रहा शिक्षक की भूमिका कम होती है, टीचर्स रोल रिड्यूसेस। तो यहाँ पर आपको डिबेट मेथड का मुख्य सीमित पक्ष पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है, अन्यथा आप क्वेश्चन को गलत कर सकते हैं। तो आप सभी क्वेश्चन को ध्यान से जरूर पढ़ेंगे। आपसे सीमित पक्ष पूछा गया, काफी लोग यहीं पर ही गलती करते हैं, जिसकी वजह से आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो जब बात आती है डिबेट मेथड यानी वाद विवाद परियोजना भी आप इसे बोल सकते हैं। तो जब वाद विवाद की बात आती है तो उसमें कहीं ना कहीं सभी को भागीदारी नहीं मिल पाती। सभी को भागीदारी यहाँ पर देखने को नहीं मिल पाती, और ना ही सीधे तौर पर छात्र यहाँ पर शामिल नहीं हो पाते, सीधे तौर पर शामिल नहीं हो पाते। इसमें कहीं ना कहीं आपको निष्क्रिय रूप भी देखने को मिलता है। तो समय की अधिक खपत, जी नहीं। तथ्य गलत हो सकते हैं, जी नहीं। शिक्षक की भूमिका कम होती है, ऐसा भी नहीं है। तो यहाँ पर सभी छात्र सक्रिय नहीं होते, ऑल स्टूडेंट मे नॉट बी पार्टिसिपेट। फिर से यहाँ पर बी इसका सही उत्तर हो जाता है। बिल्कुल बी वाले सभी लोग सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 18। यदि शिक्षक छात्रों को नक्शे, चार्ट, मॉडल के साथ पढ़ाता है तो ये किस प्रकार की बुद्धि को प्रोत्साहित करता है? टीचिंग विद मैप्स, चार्ट्स एंड मॉडल प्रमोट्स विच इंटेलिजेंस? ए कह रहा भाषाई बुद्धि, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। बी कह रहा तार्किक बुद्धि, लॉजिकल इंटेलिजेंस। सी कह रहा स्थानिक बुद्धि, स्पेशियल इंटेलिजेंस। और डी कह रहा सांकेतिक बुद्धि, म्यूजिकल इंटेलिजेंस। तो जहां बात आती है कि नक्शे, चार्ट, मॉडल एक साथ पढ़ाता है, तो ये आपकी कौन सी बुद्धि को यहाँ पर प्रोत्साहित करता है? तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन इस तरह का मैंने आपको लास्ट के क्वेश्चन में भी पढ़ा है। उम्मीद करते हैं आपने क्वेश्चन अगर ध्यान से देखा है तो आप इसका उत्तर यहाँ पर कर पाएंगे। तो नक्शे, चार्ट, मॉडल आपको कहीं ना कहीं किस चीज से रिलेट करते हैं? क्या ये भाषाई बुद्धि से रिलेट करेंगे? जी नहीं। क्या ये लॉजिकल इंटेलिजेंस से रिलेट करते हैं? जी नहीं। और ना ही ये म्यूजिकल इंटेलिजेंस से रिलेट करते हैं। तो ये करते हैं आपके स्थानिक बुद्धि से। तो जहाँ आपको स्पेशल इंटेलिजेंस यानी स्थानिक बुद्धि ये कहीं ना कहीं आपको मैप्स में देखने को मिलती है, ये आपको मॉडल्स में देखने को मिलती है,
साथ ही आपको चार्ट में देखने को मिलती है। तो 18 का आपका यहाँ पर सी सही हो जाता है। तो सी इसका सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 कहा जा रहा है सामाजिक विज्ञान शिक्षण में वैल्यू क्लैरिफिकेशन का अर्थ है। वैल्यू क्लैरिफिकेशन इन सोशल साइंस टीचिंग मीन्स। ए कह रहा मूल्य को थोपना, इम्पोजिंग वैल्यूज। बी कह रहा मूल्य पर चिंतन हेतु अवसर देना, प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज टू रिफ्लेक्ट ऑन वैल्यूज। सी कह रहा नैतिकता की परीक्षा लेना, टेस्टिंग मोरालिटी। डी कह रहा नियम याद करना, मेमोराइजिंग रूल्स। बताएंगे। तो मूल्य स्पष्टीकरण का अर्थ आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है, यानी वैल्यू क्लैरिफिकेशन का अर्थ आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो जब बात आपकी वैल्यू क्लैरिफिकेशन की आती है, यानी मूल्य का स्पष्टीकरण की, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको जो व्यक्ति है वह अपने व्यक्तिगत मूल्य को यहाँ पर रखता है, अपने व्यक्तिगत मूल्य को यहाँ पर अब अपने व्यक्तिगत मूल्य को पता लगाता है, साथ ही मूल्य को पता लगाता है और साथ ही उनकी पहचान करता है, उनकी यहाँ पर पहचान करता है। तो एक कह रहा मूल्य का थोपना, जी नहीं। सी कह रहा नैतिकता की परीक्षा लेता है, जी नहीं। ना ही नियम याद कराता है। तो यहाँ पर बात हो रही है मूल्य पर चिंतन हेतु अवसर देना, यानी प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज टू रिफ्लेक्ट ऑन वैल्यूज। बिल्कुल यहाँ पर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो भी साथी सेशन में नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब यहाँ पर जरूर कर लेंगे। और आप सभी को मैं बता दूं रोजाना शाम 7 बजे आप सेशन में जुड़ सकते हैं, जिसमें आपकी लाइव क्लासेस रेगुलर रहेंगी मंडे टू सैटरडे। क्वेश्चन नंबर 20 निम्न में से कौन सा लर्नर सेंटर्ड इवैल्यूएशन का उदाहरण है? विच इज एन एग्जांपल ऑफ लर्नर सेंटर्ड इवैल्यूएशन? ए कह रहा वार्षिक परीक्षा एनुअल एग्जाम, बी कह रहा सहपाठी मूल्यांकन पीयर असेसमेंट, सी कह रहा केवल शिक्षक मूल्यांकन ओनली टीचर असेसमेंट, और डी कह रहा बोर्ड परीक्षा यानी बोर्ड एग्जाम। बताएंगे। तो आपसे लर्नर सेंटर इवैल्यूएशन पूछा जा रहा है, बताएंगे लर्नर सेंटर की बात यहां पर हो रही है। तो बात कर लेते हैं वार्षिक परीक्षाएं की। तो वार्षिक परीक्षा आपकी जैसे कि आपकी बोर्ड परीक्षाएं हो जाती हैं, बोर्ड परीक्षा जिसे आप कहते हैं, जैसे कि आप लोगों ने भी बोर्ड परीक्षा दी होंगी, जैसे सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड द्वारा आपने एग्जाम आपने दिए होंगे। तो ये आपका शिक्षक केंद्रित मूल्यांकन पर आधारित होता है, शिक्षक केंद्रित मूल्यांकन पर आधारित होता है। तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा। बी कह रहा है सहपाठी मूल्यांकन। तो लर्नर सेंटर आपकी जहां पे बात आती है तो कहीं ना कहीं वह सहपाठी आकलन के रूप में देखा जाएगा, पीयर असेसमेंट के रूप में देखा जाएगा, जहां पर जो छात्र है वह एक दूसरे के काम का मूल्यांकन, यहाँ पर छात्र एक दूसरे के यहाँ पर कार्य का मूल्यांकन करते हैं, एक दूसरे के कार्य का यहाँ पर मूल्यांकन करते हैं। तो बी यहाँ पर सही हो जाता है। तो बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 कहा जा रहा सामाजिक विज्ञान में क्रोनोलॉजिकल थिंकिंग का विकास क्यों आवश्यक है? व्हाई इज क्रोनोलॉजिकल थिंकिंग इंपॉर्टेंट इन सोशल साइंस? ए कह रहा लेखन गति बढ़ाने हेतु, टू इंक्रीज राइटिंग स्पीड, बी कह रहा ऐतिहासिक कारण परिणाम समझने हेतु, टू अंडरस्टैंड हिस्टोरिकल कॉज इफेक्ट, सी कह रहा तिथियां याद करने हेतु, टू मेमोराइज डेट्स, डी कह रहा अंक बढ़ाने हेतु, टू स्कोर मॉक मार्क्स। बताएंगे क्या यहां पर सही हो जाएगा? तो क्रोनोलॉजिकल थिंकिंग यानी जहां आपको क्रोनोलॉजिकल थिंकिंग देखने को मिल जाती है, तो यह कहीं ना कहीं आपको हिस्ट्री से रिलेटेड देखने को मिल जाता है, हिस्ट्री से कहीं ना कहीं आपके संबंधित हो जाता है, यानी इतिहास से संबंधित आपको तथ्य देखने को इसके अंदर मिल जाते हैं। तो क्वेश्चन का आंसर ही आपको क्वेश्चन में देखने को मिल जाएगा अगर आप क्वेश्चन को यहाँ पर ध्यान से पढ़ेंगे। तो ए कह रहा लेखन गति बढ़ाने हेतु, जी नहीं। सी कह रहा तिथियां याद करने हेतु, जी नहीं। और ना ही अंक बढ़ाने हेतु। तो यहाँ पर बात हो रही है ऐतिहासिक कारण परिणाम समझने हेतु, टू अंडरस्टैंड हिस्टोरिकल कॉज इफेक्ट। तो जहां आपको क्रोनोलॉजिकल थिंकिंग की बात होती है
तो यहाँ पर आपको हिस्टोरिकल कॉज इफेक्ट देखने को मिलते हैं, हिस्टोरिकल कॉज इफेक्ट यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। तो बी यहाँ पर सही हो जाएगा, तो बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 आप सभी की स्क्रीन पर कहा जा रहा है, यदि विद्यार्थी किसी सामाजिक समस्या पर समाधान प्रस्तावित करता है तो वह किस स्तर के अधिगम को दर्शाता है। When a learner proposes solution to a social problem, it shows which level of learning। ए कह रहा है ज्ञान नॉलेज, बी कह रहा है समझ यानी अंडरस्टैंडिंग, सी कह रहा है अनुप्रयोग एप्लीकेशन, और डी कह रहा है सृजन यानी क्रिएशन। बताएंगे किसके बारे में यहां पर बात हो रही है। क्या यहां पर सही हो जाता है। तो यदि विद्यार्थी की सामाजिक समस्या पर समाधान प्रस्तावित करता है तो वह किस स्तर का अधिगम को यहां पर दर्शा रहा है। तो जब बात आती है सामाजिक समस्या पर समाधान की, तो कहीं ना कहीं आपको यहां पर जो शिक्षार्थी है वह अपने शिक्षार्थी अपने यहां पर अपने ज्ञान को वास्तविक दुनिया से जोड़ने का कार्य यहां पर कर रहा है। वास्तविक दुनिया में लागू करने से संबंधित यहां पर हो जाता है, करने से संबंधित आपका यह हो जाता है। यानी कहीं ना कहीं वह रियल लाइफ वर्ल्ड में वह कहीं ना कहीं उसका अनुप्रयोग कर रहा है। अनुप्रयोग करेगा यानी एप्लीकेशन के बारे में यहाँ पर बात हो रही है, तो सी यानी अनुप्रयोग इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो सी वाले सभी लोग सही हो जाते हैं, तो सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है, सामाजिक विज्ञान में प्रोजेक्ट मेथड का सबसे महत्वपूर्ण चरण कौन सा है। विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज ऑफ द प्रोजेक्ट मेथड। ए कह रहा योजना निर्माण प्लानिंग, बी कह रहा क्रियान्वयन एग्जीक्यूशन, सी कह रहा मूल्यांकन इवैल्यूएशन, डी कह रहा विषय चयन सिलेक्शन ऑफ टॉपिक। बताएंगे क्या इसका उत्तर हो जाएगा। तो रोजाना शाम 7 बजे अब आपकी क्लास रेगुलर रहेगी। रोजाना शाम 7 बजे मंडे टू सैटरडे आप सेशन में जुड़ सकते हैं। तो प्रोजेक्ट मेथड का सबसे महत्वपूर्ण चरण आपका कौन सा। तो सबसे महत्वपूर्ण चरण आपका इसके अंदर होता है आपका योजना निर्माण का। तो जब तक आपकी योजना नहीं होगी तब तक आप प्रोजेक्ट को आगे नहीं बढ़ा सकते। तो प्रोजेक्ट मेथड में अपने आप में ही एक योजना का निर्माण करना ही उसका सबसे पहला यहाँ पर चरण होता है। तो सबसे पहला आपका होता है योजना का निर्माण आपका यहाँ पर हो जाता है। दूसरा होता है आपका निष्पादन यहाँ पर हो जाता है। फर्स्ट योजना निर्माण, दूसरा निष्पादन, तीसरा होता है आपका मूल्यांकन। सॉरी सीक्वेंस थोड़ा यहाँ पर गलत हो गया है, माफी चाहते हैं। मैंने ऑप्शन ही यहाँ पर लिख दिए हैं। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया सामाजिक विज्ञान में प्रोजेक्ट मेथड का सबसे महत्वपूर्ण चरण कौन सा है। तो आपसे चरण पूछा गया है। तो सबसे पहले अगर आप सीक्वेंस की बात करते हैं तो सबसे पहले नंबर पर आपका योजना निर्माण आ जाएगा। दूसरा आएगा आपका विषयों का चयन हो जाएगा। तीसरा होगा आपका एग्जीक्यूशन और चौथा होगा आपका मूल्यांकन। तो यहां पर पूछा जा रहा है सबसे महत्वपूर्ण चरण कौन सा होगा। तो ये आपका योजना निर्माण यहां पर हो जाएगा, यानी ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो ए वाले सभी लोग सही हो जाएंगे। सॉरी एक सेकंड माफी चाहते हैं, जल्दबाजी में ऑप्शन गलत हो गए हैं। देखिए सबसे पहले आपका सॉरी ठीक है, आपका पहला ये होगा और सेकंड ये होगा।
बिल्कुल ठीक है, माफी चाहते हैं, थोड़ी कंफ्यूजन हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 24, ये आपका सीटेट होगा। यहाँ पर सीटेट के अनुसार सामाजिक विज्ञान शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए? अकॉर्डिंग टू सीटेट द रोल ऑफ सोशल साइंस टीचर शुड बी। ए कह रहा ज्ञान का प्रदाता नॉलेज गिवर, बी कह रहा अनुशासक डिसिप्लिनरियन, सी कह रहा दिगम का सुगम करता फैसिलिटेटर ऑफ लर्निंग, और डी कह रहा परीक्षक यानी एग्जामिनर। तो जहां भी आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिले तुरंत आप ऑप्शन एलिमिनेशन का सहारा यहाँ पर लें और क्वेश्चन को एकदम जल्दी से उड़ा दें। तो क्या ज्ञान का प्रदाता होगा? जी नहीं। क्या अनुशासक होगा? जी नहीं। क्या परीक्षक होगा? जी नहीं। तो यहाँ पर अधिगम को सुगम करता है यानी फैसिलिटेटर ऑफ लर्निंग होगा। तो सी इसका सही उत्तर यहाँ पर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, सामाजिक विज्ञान में इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच का लाभ क्या है? व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ द इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच इन सोशल साइंस? ए कह रहा विषयवरम सब्जेक्ट कंफ्यूजन, बी कह रहा व्यापक समझ की डेवलपमेंट ऑफ होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग, सी कह रहा पाठ्यक्रम विस्तार करिकुलम एक्सप्लेनेशन, डी कह रहा मूल्यांकन कठिन हो जाता है डिफिकल्ट असेसमेंट। यहाँ पर विकास करता है यानी डेवलपमेंट ऑफ होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग, यानी आपकी समग्र समझ का यहाँ पर विकास करता है। तो बी यहाँ पर सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 26, यदि छात्र नक्शे की त्रुटियों की पहचान करता है तो यह किस कौशल को दर्शाता है? इफ अ स्टूडेंट आइडेंटिफाइड एरर इन मैप विच स्किल इज रिफ्लेक्टेड? ए कह रहा स्मरण रिकॉल, बी कह रहा विश्लेषण एनालिसिस, सी कह रहा अनुकरण यानी इमिटेशन, डी कह रहा पुनरावृत्ति यानी रेपिटेशन। बताएंगे। तो पूछा जा रहा है यदि छात्र नक्शे की त्रुटि को पहचान रहे हैं यानी कहीं ना वही कहीं वह उस चीज का एनालिसिस कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं यानी उसका विश्लेषण यहां पर कर रहे हैं। तो विश्लेषण जब वह करेंगे तो आपको खुद ब खुद इसका आंसर यहां पर देखने को मिल जाएगा। तो पूछा गया यह किस कौशल को दर्शाएगा? क्या स्मरण को दर्शाएगा? जी नहीं। क्या ये विश्लेषण को दर्शाएगा? बिल्कुल, यहाँ पर विश्लेषण को यह दर्शा रहा है यानी एनालिसिस को यह दर्शा रहा है। तो बी इसका सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। बी वाले सभी लोग सही हो जाते हैं। और जो भी साथी सेशन में नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब यहाँ पर जरूर कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 27, कहा जा रहा है सामाजिक विज्ञान में सिमुलेशन तकनीक का प्रमुख उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सिमुलेशन टेक्निक? ए कह रहा मनोरंजन एंटरटेनमेंट, बी कह रहा वास्तविक जीवन अनुभव देना प्रोवाइडिंग रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस, सी कह रहा समय बचाना सेविंग टाइम, और डी कह रहा पाठ्यक्रम घटाना यानी रिड्यूसिंग सिलेबस। बताएंगे क्या इसका सही उत्तर यहाँ पर हो जाता है? तो सिमुलेशन टेक्निक आपकी कौन सी तकनीक होती है? तो ये आपको वास्तविक दुनिया से जोड़ती है, वास्तविक दुनिया से ये आपको जोड़ने का कार्य करती है और छात्रों को एक नियंत्रित माहौल ये प्रदान करती है। नियंत्रित माहौल यहाँ पर प्रदान किया जाता है जिससे वह वास्तविक यहाँ पर जीवन के अनुभव कर सकें, वास्तविक जीवन का यहाँ पर अनुभव कर सकें। तो बात हो रही है वास्तविक जीवन के अनुभव की, तो बी इसका सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा यानी प्रोवाइडिंग रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस। तो सिमुलेशन टेक्निक आपका प्रमुख उद्देश्य क्या हो जाता है? यानी वास्तविक जीवन अनुभव प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 28, कहा जा रहा है एसएसटी कक्षा में संविधान दिवस मनाना किस उद्देश्य की पूर्ति करता है? सेलिब्रेटिंग कॉन्स्टिट्यूशन डे इन एसएसटी क्लास सर्व विच पर्पस? ए कह रहा पाठ्यक्रम पूर्ण करना कंप्लीटिंग सिलेबस, बी कह रहा संवैधानिक मूल्यों की समझ अंडरस्टैंडिंग कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, सी कह रहा अवकाश देना गिविंग हॉलीडे, डी कह रहा केवल औपचारिकता यानी ओनली फॉर्मेलिटी। तो संविधान दिवस मनाना किस उद्देश्य की पूर्ति करता है? क्या यह पाठ्यक्रम से रिलेटेड होगा? जी नहीं। क्या ये अवकाश देने से रिलेटेड होगा? जी नहीं। और ना ही ये केवल फॉर्मेलिटी की बात करता है, ये बात करता है संवैधानिक मूल्यों की समझ यानी अंडरस्टैंडिंग कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज। तो आप जानेंगे कि संविधान दिवस आपको क्यों मनाना चाहिए। इसमें आप छात्रों से पूछ सकते हैं कि क्यों मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, किस लिए मनाया जाता है।
इसलिए मनाया जाता है। इस दिन क्या हुआ था। तो विभिन्न प्रकार के प्रश्न आप पूछ सकते हैं। और यह कब मनाया जाता है, सबसे मेन प्रश्न ये कब मनाया जाता है। तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में टाइप करेंगे। आंसर आप कमेंट में यहां पर टाइप करेंगे। 28 का यहां पर बी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 29, सामाजिक विज्ञान में ओपन एंडेड क्वेश्चन का मुख्य लाभ है। व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ ओपन एंडेड क्वेश्चन। ए कह रहा उत्तर एक सा होता है, सेम आंसर फॉर ऑल। बी कह रहा सोचने की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ थिंकिंग। सी कह रहा जांच में आसानी, इजी चेकिंग। डी कह रहा समय की बचत, टाइम सेविंग। बताएंगे। ओपन एंडेड प्रश्न की बात में आपसे बात की जा रही है। तो जब आती है ओपन एंडेड की आप लोग बात करते हैं तो कहीं ना कहीं ये आपको सोच को विकसित करने का कार्य यहाँ पर करता है। सोच विकसित करने का कार्य करता है और साथ ही यहाँ पर आपको स्वतंत्रता यह प्रदान करता है। आप स्वयं द्वारा चीज़ों को यहाँ पर सर्च कर सकते हैं और उन्हें अप्लाई यहाँ पर कर सकते हैं। तो इनका एक सा उत्तर नहीं होता है, ना ही इनकी जांच में आसानी होती है और ना ही समय की बचत होती है। तो यहाँ पर सोचने की स्वतंत्रता आपको देखने को मिल जाती है, यानी 20 का सही उत्तर हो जाता है। और आज सेशन का लास्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है सीटेट के अनुसार एसएसटी शिक्षण का अंतिम उद्देश्य क्या है। अकॉर्डिंग टू सीटेट द अल्टीमेट एम ऑफ एसएसटी टीचिंग इज। एक कह रहा पाठ्य पुस्तक पूर्ण कराना, कंप्लीटिंग टेक्स्ट बुक। बी कह रहा परीक्षा में उच्च अंक यानी हाई मार्क्स इन एग्जाम। सी कह रहा जागरूक जिम्मेदार नागरिक बनाना, डेवलपिंग अवेयर एंड रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स। डी कह रहा तथ्यों का संकलन यानी कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स। क्या यहां पर सही हो जाता है। तो एसएसटी शिक्षण का अंतिम उद्देश्य क्या होता है। क्या पाठ्य पुस्तक पूर्ण कराना इसका अंतिम उद्देश्य होता है। जी नहीं। परीक्षा में उच्च अंक भी इसका मुख्य उद्देश्य नहीं होता और ना ही तथ्यों का संकलन। तो एसएसटी शिक्षण का अपने आप में मुख्य उद्देश्य होता है जागरूक जिम्मेदार नागरिक बनाना। जैसे कि मैंने आपको लास्ट में बताया, जैसे कि सिविक्स में आपका कहा गया है कि एक जिम्मेदार नागरिक तैयार करना, जिम्मेदार नागरिक यहाँ पर तैयार करना। इसी प्रकार एसएसटी शिक्षण का अंतिम उद्देश्य होता है आपका जागरूक जिम्मेदार नागरिक यहाँ पर तैयार करना, यानी सी इसका सही ऑप्शन हो जाता है। बिल्कुल सी वाले सभी लोग यहाँ पर सही